हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये आपके सिविक्स के पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 2 भाग में कवर करने वाले हैं। जिस पहले भाग में हम लोग बेल्जियम की कहानी को समझेंगे, फिर श्रीलंका की कहानी को समझेंगे और फिर बेल्जियम में होने वाले बदलावों के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की कहानी पढ़ने वाले हैं। बेल्जियम की कहानी को समझने से पहले आपको पावर शेयरिंग समझना होगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं। हम लोग भारत देश के निवासी हैं और भारत एक बहुत बड़ा गणतांत्रिक देश है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और हमारे देश में पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। इसको अलग अलग लेवल्स पर बांटा जाता है, जिससे हमारा गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन कर सके और हमारा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे लोकतंत्र में जो पावर होता है वो कभी भी किसी एक गवर्नमेंट के संस्था के पास नहीं होता है। इसको अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है, जिससे सरकार अपनी भूमिकाओं को, अपने काम को अच्छे से कर सके। पावर को इसीलिए 3 अलग स्तरों में बांटा जाता है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। और ये तीनों स्तर में पावर इसलिए बांटा जाता है जिससे आप अपने लोकतंत्र को बना सके, आप अपने लोकतंत्र को और बेहतर कर सके। आइए सबसे पहले हम आपको बेल्जियम की कहानी बताते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसकी तुलना हरियाणा राज्य से की गई है। इसकी आबादी 1 करोड़ के लमसम में मानी गई है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे की जो आबादी है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। मतलब एक जाति धर्म के लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें जो कि आपका फ्लेमिश रीजन में रहता है और इसकी आबादी 59% है। कितनी है? 59% है। और ये पूरी आबादी का 59% है। और ये 59% लोग आपकी आबादी में, मतलब पूरे देश की आबादी में मेजॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी मतलब इनकी तादाद देश में सबसे ज़्यादा है। ओके, फिर बात करते हैं, ये वो समुदाय है जिनको बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का अधिकार मिला। और ये बाद में जो आर्थिक शिक्षा और विकास का अधिकार मिला उनको और जिनको शिक्षा प्राप्त हुआ, यही वजह बना आगे चलकर इन दोनों समुदाय के बीच में मतभेद का। ये मतभेद 1950 से लेकर 1960 के बीच में रहा। मैं बात करता हूँ फ्रेंच कम्युनिटी की, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की, जो कि जिसकी तादाद 40% है पूरी आबादी का। मतलब पूरे बेल्जियम में 40% लोग फ्रेंच बोलने वाली समुदाय से है, जो कि रिच और पावरफुल है, पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी तुलना भारत देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा से की गई है। यहाँ की आबादी जटिल है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी को भाषा के आधार पर बांटा गया, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिसमें डच बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और इनकी तादाद 59% है। मतलब ये लोग मेजॉरिटी में आते हैं, इनकी तादाद देश में, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है। ये वही समुदाय है जिसको बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का अधिकार मिला, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनी आगे चल के 1950 से 1960 के बीच में दोनों समुदाय के बीच में मतभेद का। फिर बात करते हैं फ्रेंच कम्युनिटी की, जो कि वैलोनिया रीजन में रहती है। इसकी तादाद 40% है पूरी आबादी का और ये रिच और पावरफुल लोग हैं। जैसा कि मैं अब आपको ब्रुसेल सिटी के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में बताने वाला हूँ? ब्रुसेल सिटी की। ब्रुसेल बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। गौर से समझिएगा, जो लोग यहाँ पर डच बोल रहे हैं वो
देश में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन वही राजधानी में चले जाए तो उनकी तादाद सिर्फ 20% है, सिर्फ 20% है, जो कि डच स्पीकिंग में आती है। इसी वजह से ये राजधानी में माइनॉरिटी में आते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि 80% तादाद में है, जो आपकी राजधानी में मेजॉरिटी में है, वो आपके देश में माइनॉरिटी में चला जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मैप अभी एक बार समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। मैप की बात करें तो ये पीला वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये पीला वाला भाग जो है ये आपके फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को दर्शाता है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को। और आपको तो पता ही है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कौन से रीजन में रहते हैं, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आपके फ्लेमिश रीजन रहती है। फ्लेमिश रीजन मतलब येलो वाला पार्ट जो है आपका, वो फ्लेमिश रीजन को दर्शाता है। तो येलो वाले पार्ट में आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहते हैं। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं, रेड वाला, ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपका वेलोनिया रीजन है, जिसमें आपके सॉरी एक मिनट, थोड़ा करेक्शन रखेंगे। फ्लेमिश रीजन जो है वो आपका येलो वाला पार्ट है, फ्लेमिश रीजन जो है वो आपका येलो वाला पार्ट है, और ये डच बोलने वाली समुदाय का है। और वेलोनिया जो है वो लाल वाला भाग है, ठीक है, और ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को दर्शाता है। फिर यहीं पे आप ये ऑरेंज वाला भाग देख सकते हैं। ऑरेंज वाला भाग देखिए कितना छोटा सा है, ये आपकी कैपिटल राजधानी है। यहीं इसी छोटे से भाग में 80% लोग आपके कौन हैं, 80% लोग आपके फ्रेंच बोलने वाले समुदाय से, और 20% लोग आपके डच बोलने वाले समुदाय से। और ये देखिए ये साइड में जो आपका शेड रीजन है, ये शेडेड रीजन आप देख सकते हैं, ये जो छोटी सी पर्पल रंग की जो रेखाएं खींची गई है, ये जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी को दर्शाते हैं। ये 1% है। आपको मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ, देखिए 59% आपके डच बोलने वाले हैं और 40% आपके वेलोनिया रीजन, तो ये तो टोटल 99% हुए। तो 1% लोग जो है वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस भाग में बिलोंग करते हैं, इस भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन और कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ कम्युनिटी मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। कहते हैं ब्रुसेल, बेल्जियम में नहीं, ब्रुसेल में तनाव का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तनाव का माहौल इतना बढ़ गया जिस पे लोगों की जान पर बनाई। एक्यूट मतलब होता है जानलेवा। लेकिन बेल्जियम लीडर की बात करते हैं, मतलब बेल्जियम में जो नेता लोग थे उनको अलग अलग कम्युनिटी का सम्मान करना आता था, वो सम्मान करना जानते थे। उनके लिए हर कम्युनिटी का बराबर मान था या बराबर वैल्यूज़ था। चलिए अब मैं आपको श्रीलंका की कहानी बताने वाला हूँ। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन कहने का मतलब एक द्वीपीय देश है, मतलब एक ऐसा देश जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जो तमिलनाडु के साउथ कोस्ट पे लोकेटेड है। याद है श्री राम ने इसी लंका में जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। अब मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में की आबादी जो है वो भी 2 करोड़ के लमसम में। श्रीलंका में जो आबादी है वो भी 2 करोड़ में है। श्रीलंका की आबादी भी डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की आबादी में भी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। तमिल पॉपुलेशन की बात करें तो इसके 2 सब ग्रुप्स बताए गए हैं, जिसमें मैं आपको रिलीजियस कंपोजिशन समझाने वाला हूँ। सिन्हाला, जिसको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, ये 74% है। तमिल स्पीकर, जो कि हिंदू मुस्लिम से मिलाकर बना हुआ है, और स्पीक बोथ, जो आपके दोनों ही भाषा को बोलते हैं, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन जैन धर्म को या क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजोटर्निज्म इन श्रीलंका में मेजोटर्निज्म को पढ़ाने से पहले मैं आपको मेजोटर्निज्म का मतलब समझा दूं। श्रीलंका में लोगों का एक विश्वास था कि देश में जिस समुदाय की आबादी ज़्यादा होगी वही समुदाय देश पर शासन करेगा और जैसे चाहेगा वैसे शासन करेगा। ऐसा श्रीलंका के लोगों का मानना था। मेजोटर्निज्म के बारे में फिर से आपको एक बार बता दूं, मेजोटर्निज्म के बारे में फिर से एक बार बता देता हूं। ये लोगों का एक बिलीव है, एक विश्वास है कि जो समुदाय का आबादी देश में सबसे ज़्यादा होगा वही शासन करेगा और जैसे चाहेगा वैसे करेगा। ठीक है, अब मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताता हूँ। ओके, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका को आज़ादी
1948 में प्राप्त हुई। कब हुई? 1948। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था और वहीं श्रीलंका 1948 में, मतलब आपके आज़ादी के 1 साल बाद ये देश आज़ाद हुआ था। जैसे ही श्रीलंका को आज़ादी मिली, सिन्हाला कम्युनिटी ने अपने डोमिनेशन के बल पे, मतलब अपनी आबादी के बल पे, इन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार बना ली। क्यों सर, आबादी कैसे कह दिया आपने? सुनिए, देखिए सिन्हाला स्पीकर, इनकी आबादी कितनी है? 74% है, मतलब कि श्रीलंका में इनकी मेजॉरिटी है। और आपको तो पता ही है कि श्रीलंका तो पॉलिसी ही फॉलो करती है, जो देश में आबादी जिनकी ज़्यादा होगी वही शासन करेगा, जैसे चाहेगा वैसे शासन करेगा। तो जैसे ही श्रीलंका में जैसे श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में, सिन्हाला के नेताओं ने अपने वर्चस्व के आधार पे, अपने मेजॉरिटी के आधार पे वहाँ पे अपने सरकार का निर्माण कर लिया। इसका नतीजा हुआ, रिजल्ट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेडिटर्निज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। और जैसे इनकी सरकार बनी लोकतांत्रिक स्वरूप से, ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे देश में सिन्हाला को सर्वोपरि समझा जाए। मतलब सर्वोपरि कहने मतलब सबसे ऊपर समझा जाए। चलिए मैं आपको उन कदमों के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब उन मेजर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो सिन्हाला के द्वारा या सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा श्रीलंका में आज़ादी के बाद उठाए गए। सबसे पहले बात करते हैं 1946 की, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब है प्रमुख भाषा, ठीक है। उनका मानना था कि देश में जिनको सिन्हाला बोलने आएगा उनको गवर्नमेंट के कई सारे प्रिविलेजेस प्राप्त होंगे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं आप सेकंड लाइन में, गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन वेर गिवन टू सिन्हाला स्पीकर। कहा गया कि जो सरकारी नौकरियां होंगी और जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होंगे वो भी सिर्फ सिन्हाला समुदाय को ही मिलेगा। जो लोग सिन्हाला बोलते हैं सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार होगा। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, मतलब एक नए संविधान की रचना की गई जिसमें कहा गया कि हमें बुद्धिज़्म को बेहतर बनाना और इनको सुरक्षा भी करना, इनको प्रचलित कराना है, ठीक है। इस बार जैसे ये कदम उठाए गए श्रीलंका में, तो भाई हमारे तमिल स्पीकर भी तो चुप नहीं रहेंगे, ठीक है, जिनको इंडियन तमिल कहते हैं। इंडियन तमिल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन तमिल वो लोग थे जो प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में भारत लाए गए थे। प्लांटेशन वर्कर के रूप में जब भारत लाए गए थे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इंडियन तमिल वो लोग हैं जिनको कॉलोनियल पीरियड में, मतलब अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत से काम करने के लिए श्रीलंका लाया गया था, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कि इस पर तमिल लोगों का क्या रिएक्शन था, या तमिल लोगों का क्या उस पर मशवरा था, या उसके प्रति क्या सोचना था। लॉन्च पार्टी एंड स्टार्ट प्रोटेस्ट। अब भैया आपके अधिकार भी घर में एक समय के लिए कुछ, अगर आपके भाई बहन को भी अगर आपसे ज़्यादा मिल जाए तो आप घर में कहते हैं कि उसे ज़्यादा मानते हो, हमें कम मानते हो, तो ये तो फिर भी यहाँ पे इनके गवर्नमेंट जॉब और क्या कहते हैं इनके धर्म को नज़रअंदाज किया गया, इनकी भाषा को नज़रअंदाज किया, तो क्या ये रिएक्ट नहीं करेंगे? तो रिएक्शन ऑफ तमिल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी बनाई। क्या बनाई इन्होंने? तमिल का रिएक्शन इस पर था कि इन्होंने सबसे पहले पार्टीज़ बनाई और प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट में इन्होंने कहा कि हमारी भाषा को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सिन्हाला को मिलता है। हमारे पास रीजनल ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब हमारे पास भी हमारा अपना रीजन होना चाहिए, अपना क्षेत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो सिन्हाला बोलते हैं, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इस पर जब जो स्टेप्स लिए गए थे सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का लागू कर देना, गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन सिन्हाला बोलने वाले को ऑफ़र करना, एक संविधान में बुद्ध धर्म की सुरक्षा और उसको और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना, तो इस पे जो कदम उठाए गए तमिल लोगों के द्वारा, इंडियन तमिल्स के द्वारा, वो थे लॉन्च पार्टीज़ एंड स्टार्ट प्रोटेस्ट। मतलब इन्होंने पार्टीज़ नहीं बनाया और संघर्ष करने लगे, विद्रोह करने लगे कि हमें भी हमारे अधिकार दो। रिगार्डिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इन्होंने कहा कि हमारी भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमें रीजनल ऑटोनॉमी, हमें भी अपना एक क्षेत्र दे दो जहाँ पे हम स्वतंत्रता के साथ रह सके,
हम अपना गवर्नमेंट खुद बना सकें, हम अपनी सरकार खुद चला सकें, अपना अच्छा बुरा भला खुद सोच सकें, और साथ ही साथ देश में हमें भी वो सारे अधिकार मिले जो सिन्हाला बोलने वाले कम्युनिटी को प्राप्त होते हैं। डिमांड ऑफ तमिल वेर नॉट कंसिडर्ड मेक देम फील देम आउटसाइडर। बार बार विद्रोह करने पर, बार आंदोलन करने पर भी सिन्हाला कम्युनिटी ने इंडियन तमिल के डिमांड्स को नज़रअंदाज किया, और ये नज़रअंदाज करने का नतीजा हुआ कि इंडियन तमिल्स को लगने लगा कि वो श्रीलंका के वासी है ही नहीं, उनको बाहरी जैसा महसूस हो रहा था। रिजल्ट ऑफ दिस सिविल वॉर ऑकर, और इसका ही परिणाम रहा कि एक बहुत बड़ा सिविल वॉर श्रीलंका में देखने को मिला, और 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, और कई सारे लोगों को रेफ्यूजी लेके दूसरे देशों में पनाह लेना पड़ा। अब मैं आपको बेल्जियम में हुए बदलाव के बारे में बताऊँगा। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड रीजनल डिफरेंसेस। कहते हैं, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर बेल्जियम ने समय रहते अगर अपने संविधान में बदलाव नहीं किया रहता तो जो सिविल वॉर श्रीलंका में देखने को मिला वो श्रीलंका के अलावा बेल्जियम में भी हो सकता था। लेकिन वहाँ के बेल्जियम नेताओं के नज़र में सभी समुदाय का अपना सम्मान था, वो नज़रअंदाज नहीं करते थे। भाषा विविधता के आधार पर उनके बीच में मतभेद था, लेकिन बेल्जियम के जो नेता थे उनका सम्मान करते थे, और उन्होंने इस चीज़ को पहले भाप लिया, और भापने के बाद परंपरा और धार्मिक अंतरों को देखते हुए कुछ चीज़ों को नज़र में रखकर 4 बार संविधान को बनाया, जिसमें सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया, जिसमें बेल्जियम मॉडल का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? बेल्जियन मॉडल। और बेल्जियन मॉडल के 3 तत्वों की बात की गई। आपको मैं इन 3 तत्वों की बात करता हूँ। ये वही 3 तत्व है जो बेल्जियम में मतभेदों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि दोनों ही समुदाय से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लीडर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनकी संख्या बराबर होगी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में हाथ में पावर था वो अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगा। और नेक्स्ट में सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल के लिए बना दिया गया। ब्रुसेल जो राजधानी थी उनके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट का निर्माण ही कर दिया गया। बाद में ब्रुसेल को उसके हेडक्वार्टर के रूप में भी चुना गया। आज के इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं आपको वाई पावर इज शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर क्यों बांटना चाहिए, किस लिए बांटना चाहिए, मैं आपको बता दूं तो मोरल रीज़न होते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न होते हैं। और अगले टॉपिक में आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को बांटने के अलग अलग स्वरूपों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी बात आपको लगे कि इसमें सुधार करनी चाहिए तो आप मुझे सजेशन दें, मैं ज़रूर काम करूँगा। और उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए अच्छे से काम करूँ और जल्द ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।